हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन डिफेंस तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं पीस कीपिंग, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसका जो पीस कीपिंग है यानी कि शांति स्थापना है, उसमें रोल क्या है, आखिर वो कैसे काम करता है, पीस कीपिंग है क्या, आखिर कलेक्टिव सिक्योरिटी है क्या। आखिर हम बात करेंगे आज पीस कीपिंग के बारे में, आखिर पीस कीपिंग है क्या। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो पीस कीपिंग है यानी कि जो शांति स्थापना है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जैसा कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको ये काम दिया गया है कि वो वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करे, और साथ ही साथ में जो एक वीटो पावर है कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंदर उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं आपको तो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी में जो ये वीटो पावर है, जो पावरफुल 5 कंट्रीज़ हैं उनके पास एक वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होती है कि अगर वो किसी भी मामले में कोई भी एक कंट्री अगर अपना जो मत है वो नहीं देती है, यानी उसको अगर ना कह देती है, तो फिर वो वहीं का वहीं जो भी रेजोल्यूशन है वो वहीं का ही ख़त्म हो जाता है, उस पर फिर आगे कोई भी डिस्कशन नहीं होता। तो ऐसे में जो कलेक्टिव सिक्योरिटी के बीच में जो वीटो पावर है वो एक बहुत बड़ा रोल आ रहा है बहुत पहले से ही। कहीं ना कहीं कभी कभी रशिया ने, कभी यूएस ने, कभी चाइना ने अपने बेनिफिट्स के लिए इस वीटो पावर का यूज किया है। तो इस सब को देखते हुए उस टाइम के जो सेक्रेटरी जनरल थे डैग हैमरशोल्ड यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने फिर स्टार्ट की पीस कीपिंग मिशंस की, वो भी उन लोगों के साथ मिलकर जो लोग इसके विवादित पक्षधर थे, यानी कि जो लोग इसका सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसके साथ ही उन्होंने स्टार्ट की थी पीस कीपिंग मिशंस की। फिर आगे बात करते हैं, अच्छा ठीक है चलो, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो पीस कीपिंग मिशंस कैसे काम आया। जब कोल्ड वॉर चल रहा हो तो लोगों ने फिर उसमें पीस कीपिंग कैसे रखी, कहाँ पे, जब एक तरफ दो वर्ल्ड की सुपर पावर्स आमने सामने थी तो फिर क्या हुआ। तो ऐसे में जैसा आप सभी को पता है कि जो कोल्ड वॉर था वो 45 ईयर्स का था। ऐसे में जो बहुत सारी जगहों पे यानी ऑलमोस्ट 15 प्लेसेस पे जो पीस कीपिंग फोर्सेस थी, पीस कीपिंग मिशंस था, वो डिप्लॉय किया गया था, लगाया गया था, चलाया जा रहा था, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम थे वो थे मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में। और जहाँ पे कि जो पीस कीपिंग फोर्सेस थी उनका काम था या तो वॉर को ख़त्म करना, यानी कि जो फायरिंग चल रही है या जो भी कंडीशन है वॉर लाइक उनको ख़त्म करना, और बॉर्डर्स की निगरानी करना कि कहीं क्रॉस बॉर्डर कुछ ना हो जाए। तो इसका काम एज लाइक फायर ब्रिगेड होता है कि आग जो भड़क रही है उसको रोकना, और वर्ल्ड्स के बीच में जो टेंशन प्लेसेस, जो दो कंट्रीज की टेंशन बढ़ रही है उसको, जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको कंट्रोल करना। तो ये बेसिकली जो कलेक्टिव सिक्योरिटी और यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस थी उनका ये टास्क रहा पूरे के पूरे कोल्ड वॉर के बीच में। फिर आगे आखिर कोल्ड वॉर के बाद क्या सीन रहा, कोल्ड वॉर के बाद जो शांति स्थापना है उसमें यूएन ने क्या किया। जैसे ही कोल्ड वॉर का पीरियड ख़त्म हुआ था, जो यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, और फिर उसके बाद एक सुपर पावर निकल के आई यूएसए, जो पहले से ही थी। तो ऐसे में फिर जो पीस कीपिंग मिशंस है उनमें यूएन बिना स्टेट की परमिशन के, यानी कि सपोज करो किसी दो कंट्री के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, कुछ हो रहा है, वहाँ प्रॉब्लम है, एग्रेशन चल रहा है, तो यूएन का ये था कि वो किसी से कोई परमिशन नहीं अपनी फोर्सेस को ज़बरदस्ती वहाँ पे भेज देता। जैसे सोमालिया में स्टेटलेसनेस, सिविल वॉर यूगोस्लाविया में, ऐसी जगहों पे यूनाइटेड नेशंस ने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को बिना स्टेट की परमिशन के, बिना किसी उनसे पूछताछ के भेज दिया। इस चीज़ को उस टाइम के जो विद्वान थे, जो स्ट्रेटजिस्ट थे, जो सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो ज़बरदस्ती हो गई कि किसी भी कंट्री के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर ये पीस बल्कि इम्पोज करना हो गया, ना कि इस्टेब्लिश करना, यानी कि कहीं शांति स्थापित करने से के अलावा क्या हो गया, उसको ज़बरदस्ती थोप देना। और कोल्ड वॉर के बाद भी आज कुछ सालों में जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वो ऑलमोस्ट 50+ प्लेसेस पर डिप्लॉय की जा चुकी हैं, और वो सक्सेसफुल भी रही हैं कुछ प्लेसेस पे, कुछ प्लेसेस पे नहीं भी रही हैं। जैसे आपको पता होगा इराक वॉर का केस, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, पीस कीपिंग फोर्सेस काफ़ी लेट हुई हैं, मतलब यानी कि वहाँ यूएन फेल रहा। आगे बढ़ते हैं कि आखिर जो अब देखते हैं कि जैसे वर्ल्ड की हमने सुपर पावर्स की बात कर ली, P5 की बात कर ली, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका क्या रोल है इसमें। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बात कर ही रहे हैं तो डेवलप कंट्रीज़ का भी क्या रोल है इसमें। तो जहाँ की जो यूरोप है उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4.5% है, और वहीं जो यूएस है, इतनी बड़ी वर्ल्ड की पावर है, उसका सिर्फ 1% है पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज़ नहीं चाहते हैं अपने आप को इन्वॉल्व करना किसी भी टाइप के एग्रेशन में, जब तक कि इनको खुद की ज़रूरत ना हो। यानी कि ये अपने मतलब के साथी हैं, इनको ज़रूरत है तो ये आपके साथ दे देंगे, या फिर उसमें
इंटरफेयर कर लेंगे, नहीं है तो नहीं करने वाले। अच्छा, तो फिर अगर ये सिर्फ 4.5 और 1% यानी 5.5, तो बाकी का 94.6% कौन कर रहा है या 94.4% कौन कर रहा है? ये है एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज, उनका कंट्रीब्यूशन इसमें है, जिसमें कि साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उनका अकेले का स्टैंड है 25%, यानी कि सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो है साउथ एशिया। अच्छा, अब साउथ एशिया यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहाँ पे, ये डेवलपिंग कंट्रीज का रोल इसमें क्यों ज़्यादा है? सिंपल सी बात है कि जहाँ कहीं पे भी फ़ायदा होता है कंट्रीज वर्ल्ड वहीं जाता है, ये डिप्लोमेसी भी कहती है और ये नेशनल इंटरेस्ट भी कहता है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो अगर किसी भी ऐसे पर्टिकुलर काम में यानी पीस कीपिंग में इंटरफेयर करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, कंट्रीब्यूशन देती हैं, तो इनका अपना बेनिफिट होता है, चाहे वो किसी भी टाइप से हो। तो यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका पार्टिसिपेशन इसीलिए ज़्यादा है। आगे बात करते हैं कि मतलब जो हमारा एक तरीके से जो सम अप करने के लिए बात आती है कि क्या क्या चीज़ें और हैं। तो अब तक जो यूएन है 60 से ज़्यादा प्लेसेस पे यानी कंट्रीज़ के बीच में वो आ चुका है, और जो उसकी पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय की जा चुकी हैं। और इवन उसके बाद अभी अगर हम करंटली की बात करें, करंटली की वो 60+ तो ख़त्म हो चुके हैं यूएन के मिशंस। अभी जो करंट में चल रहा है वो 17 to 18 यानी कि ऑलमोस्ट 20 प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे यूएन का जो पीस कीपिंग का मिशन है वो कंटिन्यूस चल रहा है। और बेसिकली यूएन क्या करता है कि कोई वॉर ना हो तो वो नॉन मिलिट्री एक्शंस करता है, यानी कि जो उनकी नॉन मिलिट्री पीस कमेटी है उसका काम एक तरीके से एनजीओ का हो गया है कि दो लोगों के बीच में जाना, सेटलमेंट करवाना, काम खत्म करना, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, ये हो गया। अच्छा, अगर वहीं पे जो हमारी वर्ल्ड की बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनका अगर इसमें सपोर्ट होता और इसको वो एज अपने पॉलिटिकल या इकोनॉमिक गेन के रूप में नहीं लेते तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेन का मतलब जैसे सपोज किसी दो कंट्री के बीच में वॉर हो गई तो फिर क्या हुआ कि जो बड़ी कंट्री, जो पावरफुल कंट्रीज है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, वेपन्स बेचना, जहाज बेचना, मिसाइल्स बेचना, तो ये सब क्या हुआ, ये इकोनॉमिक गेन है। और कहीं अब अगर कोई कंट्री जो दूसरी कंट्री है उसके ऊपर हावी हो रही है तो पॉलिटिकल गेन भी सुपर पावर्स का ही होता है। तो ये है सुपर पावर्स का रोल। अगर सुपर पावर्स इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अगर इसको सपोर्ट करें और पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली गेन के लिए न लें तो जो पीस कीपिंग मिशन है यूएन का वो हमेशा सक्सेसफुल हो, यानी कि शांति स्थापना जो हो वर्ल्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से की जा सकती है और कोई भी कहीं भी वॉर और कोई एग्रेशन नहीं होगा। सो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये हमारा एप्लीकेशन डिफेंस स्टडी जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और अच्छी आपके लिए वीडियोज़ लेकर आएंगे। सो थैंक यू, जय हिंद।